अज्ञेय हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार हैं और प्रयोगवाद को स्थापित करने में नई कविता को रचने में अज्ञेय की बड़ी भूमिका है। काफ़ी काम इन्होंने किया है। पहले हम लोग इनकी जन्म और की तारीखें और जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लें, फिर आगे हम लोग इनके साहित्यिक अवदान के बारे में बातचीत करें। पूरा नाम था इनका सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन हिंदी साहित्य में अज्ञेय के नाम से जाने जाते हैं। जन्म इनका हुआ 7 मार्च 1911 को पुरातत्व शिविर कसिया में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु हुई दिल्ली में 4 अप्रैल 1987 को। जीवन इनका कई शहरों में बीता। जहाँ जहाँ पुरातत्व का काम होता था, इनके पिता का हस्तांतरण होता था, वहाँ वहाँ वो गए। लखनऊ में, कश्मीर में, बिहार में, मद्रास में। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही शुरू हुई। संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला की पढ़ाई हुई। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की, औपचारिक परीक्षा पास की पंजाब से एंट्रेंस की, और नाम लिखाया गया। लाहौर से बीएससी किया इन्होंने। बाद में जब अंग्रेजी से एमए कर रहे थे तो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए, और इनको विश्वास था कि हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को भगाया जा सकता है। ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति का माध्यम हिंसक आंदोलन है। शामिल हो गए। बम बनाते हुए पकड़े गए। 1930 से 36 तक वे विभिन्न जेलों में रहे। 1936-37 में जब वो बाहर आए तो सैनिक और विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया। 1943 से 46 तक ब्रिटिश सेना में चले गए। आप जानते हैं कि यह दौर जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है। काफ़ी साहसी थे, निर्भय रहते थे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक पत्रिका का संपादन किया। ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। फिर दिनवान के संपादक बने, भारत टाइम्स के संपादक बने, अंग्रेजी का जो पत्र है वाक उसके संपादक बने, एवरीमैन्स का भी संपादन इन्होंने किया। 1980 में बस्तर निधि की स्थापना की। इसके अलावा भी इनका सामाजिक योगदान काफ़ी है। हर एक चीज़ की चर्चा संभव नहीं है। इनकी कृतियाँ देखें, वे बड़े कवि तो थे ही। 1933 में भग्नदूत आया, और ये दौर है छायावाद का। आप जानते हैं कि 1918 से 1938 के बीच का जो दौर है वो छायावादी दौर है। भग्नदूत पर भी इसका असर है। चिंता 1942 में छप कर आया। इटैलियम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1946 में, बाबरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में। और ये तारीखें याद रखने की बात है, क्योंकि नेट की परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, उसको करना होता है, और इसलिए वो वर्ष जो है उसको याद करना बहुत जरूरी है। हरि ओ करुणामय प्रभामय 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, और यही जो पुस्तक है इस पर ज्ञानपीठ इनको मिला था। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 में,
महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बांक पर छाया 1981 में। ये हिंदी के काव्य ग्रंथ हैं, काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में एक काव्य संग्रह इनका है, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स। 1946 में ये पुस्तक छपी है। कहानी संग्रह हैं, काफ़ी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। विपथगा 1937 में, परंपरा 1944 में, कोटश्री की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में और जयदोल 1951 में। इसके बाद कहानियों पर काम नहीं किया। जीवन उन्होंने लंबा जिया, लेकिन 1951 के बाद कहानियां इन्होंने नहीं लिखी। उपन्यास में जो प्रमुख उपन्यास हैं, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में छप कर आया, द्वितीय भाग 1944 में, नदी के द्वीप 1951 में छपा और अपने अपने अजनबी 1961 में। यात्रा वृत्तांत, जहाँ जहाँ गए, काफ़ी विदेशों में ये घूमते रहे और वहाँ की यात्राएं लिखी। भारत के अंदर भी, देश के अंदर भी उन्होंने यात्राएं की। उस पर उन्होंने लेख लिखा। अरे अयावर रहेगा याद 1943 में, एक बूंद सहसा उछली 1960 में। 1943 का जो समय है वो आप जानते हैं कि तार सप्तक छप कर आया था। प्रयोगवाद की शुरुआत वहाँ से हुई है। इसके अलावा निबंध संग्रह, आलोचना, संस्मरण, डायरिया, नाटक और जीवनी काफी कुछ लिखा है। संपादन तार सप्तक का उन्होंने किया 1943 में। काफी चर्चित ये संग्रह है और यही संग्रह है जहाँ से प्रयोगवाद की शुरुआत हुई है। द्वितीय सप्तक 1951 में, तृतीय सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक भी इनका है जो 1979 में छपा है। पुरस्कार जो मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में आंगन के पार द्वार किताब पर, और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर। और अब इनके काव्य के बारे में हम लोग चर्चा करें। कोई भी कवि हवा में तो बनता नहीं है। समाज का असर होता है, उस समय का जो वातावरण है उसका असर होता है। छायावाद का काल था और वहीं से इनकी शुरुआत हुई है। तो प्रारंभिक जो कविता है वह कविता छायावादी कवियों की अनुभूति के साथ है। वे पंत काव्य के स्वर संगीत और प्रकृति संवेदन के सबसे बड़े पारखी थे। उन्होंने टिप्पणी की है, पंत पर काम किया है। और पंत काव्य का जो स्वर है, आप जानते हैं प्रकृति से काफी गहरा संबंध रहा है पंत का। निराला को ही पहचाना, लेकिन थोड़ी देर से। निराला को शुरुआत में वो पहचान नहीं पाए, बाद में निराला पर किताब भी लिखी। स्मृति लेखा में अज्ञे ने निराला के काव्य सामर्थ्य को खूब पहचाना है। लेकिन उनका जो आंतरिक संबंध था, जो कविताओं की जो चेतना थी, जो उसकी अर्थ छवि थी, वह जयशंकर प्रसाद की कविता से मिलती थी। यानी जयशंकर प्रसाद के कवित्व से वह गहरे संवेदित थे। यह आकारण नहीं है कि प्रसाद काव्य के कई सारे बिंब अज्ञेय को बहुत प्रिय है, जैसे निर्झर, प्रत्यंचा, टूटता तारा, सोना नव, द्वीप, पक्षी, आंसू, और प्रसाद में भी मौजूद हैं और अज्ञेय में मौजूद हैं। दोनों कवियों में एक रहस्योन्मुख भाव संवेदना मिलती है। प्रकृति के प्रति रहस्यात्मक है। हालांकि प्रक्रिया और परिणति में भिन्न है, दोनों की चेतना अलग है, लेकिन प्रकृति को लेकर दोनों के अंदर जो एक तरह की अर्थ छवियां हैं वो मिलती जुलती हैं। आगे की कविता है, इसका शीर्षक है रहस्यवाद। उनकी कुछ पंक्तियां देखें। मैं भी एक प्रवाह में हूँ, पर मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है। मैं उस असीम शक्ति से संबंध जोड़ना चाहता हूँ, अभिभूत होना चाहता हूँ
जो मेरे भीतर है, शक्ति असीम है, मैं शक्ति का एक अणु हूँ, मैं भी असीम हूँ, एक असीम अणु उस असीम शक्ति को जो उसे प्रेरित करती है। और यही जो भूमि है कविता की, उसमें छायावाद और नई कविता अलग अलग होती है। छायावाद का जो रहस्य है वो असीम सत्ता के पास पहुंच जाता है, और जबकि कहते हैं अज्ञेय कि अभिभूत होना चाहता हूं जो मेरे भीतर है। जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय में अद्भुत समानता ढूंढी है विजयदेव नारायण शाही ने, और उन्होंने अंत में स्थापित किया है, प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में बुलाया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को फिर अनुभूति में बुलाने की राह निकाली। दोनों में ये अंतर था। प्रसाद अनुभूति से प्रारंभ हुए, दर्शन तक गए, अज्ञेय दर्शन से शुरू हुए और अनुभूति तक पहुंचे। उनकी काव्य को आप देख सकते हैं। अज्ञेय की काव्य को आसान नहीं है, काफी काम है उनका, काफी कविताएं हैं, काफी संकलन है, और सबके बारे में टिप्पणी करना संभव नहीं है। लेकिन जो उनकी मुख्य जमीन है, मुख्य भावनाएं हैं और अनुभूतियां हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अज्ञेय के पहले काव्य संकलन भग्नदूत की जमीन प्रणय, वेदना और निराशा की जमीन है। यही जमीन है छायावाद की। परंतु संघर्ष प्रिय होने के कारण उसे पीड़ा से भी मोह है और आशा भी है कि वह एक न एक दिन अखिल विश्व की पीड़ा को संचित करके किसी नए अर्थ को पालेगा। नए अर्थ की संभावना उसमें खुलता है। अज्ञेय की स्पष्ट मान्यता है कि कवि की अनुभूतियां तभी सार्थक हो सकती हैं जब वे लोक कल्याण के लिए मुखर हों। जबकि अज्ञेय पर आरोप लगाया जाता है कि उनकी कविता समाज विरोधी कविता है, लेकिन अज्ञेय की मान्यता है कि अनुभूतियां तभी सार्थक हो सकती हैं जब वे लोक कल्याण के लिए हो। भावनाएं तभी फलती हैं कि उनसे लोक के कल्याण का अंकुर फूटे। यह मान्यता है अज्ञेय की। लोक कल्याण की यह भावना कवि की संवेदना एवं सौंदर्य बोध को व्यापक बनाती है। अज्ञेय की लोकाभिमुख संवेदना अतिशय सूक्ष्म और तरल है। इसकी व्याप्ति यहाँ तक है कि वे फूल के सौंदर्य पर रीझ कर उसे डाल से तोड़कर आराध्य पर नहीं चढ़ाते, बल्कि फूल जहाँ खिला है उसे वहीं चढ़ा हुआ मान लेते हैं। जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो फूल जहाँ है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं अक्षत, अनागत, अस्पृष्ट, अनाविल अर्पित करती हूँ तुझे, वहीं वहीं प्रत्येक भरा प्याला जीवन का। फूल तोड़कर किसी मूर्ति पर नहीं चढ़ाते अज्ञेय, वह डालों पर ही खूबसूरत लगता है और वहीं पर चढ़ा हुआ मान लेते हैं। अज्ञेय की जीवन दृष्टि अतिशय विराट और काव्य फलक अत्यंत व्यापक है। फलतः प्रेम की गहन अनुभूति और सूक्ष्म अभिव्यक्ति मिलती है। कभी किसी प्रेयसी में उसी को पा लिया होता तो दोबारा किसी को प्यार क्यों किया होता। कन्हई ने प्यार किया, इनकी कविता है, उसकी पंक्ति है ये। और आप देखेंगे ऊपर वाली पंक्ति आप देखें तो प्रेम यहाँ बंधन नहीं है, बल्कि प्रेम मुक्ति है। सागर जैसे लहरियों से प्रेम करते हुए मुक्त रखता है लहरियों को, उसी तरह से कवि प्रेम के माध्यम से मुक्त होता है। देखो ना सागर बड़ा है चौड़ा, जहां तक दीढ़ जाती है फैला है, मुझे घेरता धरता है, सहता है धारता है,
झरता है लहरों से सहलाता है, दुलारता है झुमाता है, झुलाता है और फिर भी निर्बंध मुक्त रखता है, मुक्त रखता है, मुक्त 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 करता है। तो प्रेम की जो मान्यता थी वो मुक्ति की मान्यता थी, बंधन की मान्यता नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं कि अज्ञे की काव्य संवेदना रचनात्मक सोच एवं सजग चिंतन से युक्त है, जो उसे बौद्धिक स्वरूप प्रदान करती है। वे अपने कवि बंधु से कहते हैं, सुनो कवि, भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद हैं केवल, जरा उनको दबा कर रखो, जरा सा और पकने दो, ताने और तचने दो। अज्ञे की काव्य संवेदना विविधतापूर्ण है, बहुरंगी है और कई तरह के विषय हैं। कहीं योजना आयोग की विफलता पर कविता है तो कहीं जाति व्यवस्था पर। सहस्त्रों विषयों पर उनकी लेखनी चली है। जाति को लेकर उनकी कविता है, देश रे देश तेरे सिर पर खोलूं, इसका भार तू कैसे ढोएगा, जिसे पेरेंगे जाट ब्राह्मण बनिया तेली खत्री मौलवी कायस्थ, मसीही जाटव सरदार भूमिहार अहीर और वे सारे घेरे के बाहर बेचारे जो नहीं पहचानते अपनी तकदीर। तो जाति के बारे में सड़ांध है, जाति भी लंबे समय से उसके बारे में अज्ञे कहते हैं। महाजनी शोषण के कुचक्र पर उनकी कविता है। बह चुकी है हवाएं चैत की, कट गई फूलें हमारे खेत की, कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेठ की। आगे देखते हैं कि बहुत से समाजद्रोही व्यापारी और दलाल स्त्री देह के लिए वेश्यावृत्ति और देह व्यापार फैला रहे हैं। इस भयावह सच्चाई को वे यूं चित्रित करते हैं, माला किन्हीं की माताएं बहुएं बेटियां बहनें किन्हीं पीछे छूट गयों की लूट गयों की जो बिकेंगी, क्योंकि बेची जाने के लिए तो लाई गई है। तो काव्य संवेदना देखिए कहाँ से कहाँ, प्रणय से लेकर समाज की तमाम स्थितियों पर वे टिप्पणी करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं, अनुभूतियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आगे पर जो आरोप है समाज विरोध का, वो सही नहीं लगता है। वो बड़े कवि हैं, महान कवि हैं। काव्य संवेदना की सूक्ष्मता का आलम यह है कि कवि स्वर्ण मछली नहीं, उसका हाफना देखते हैं। अज्ञे प्रकृति के साहचर्य में जीते और लिखते हैं। नामर्ष ने लिखा है, विचारों में अज्ञे के जो भी राजनीतिक विचार रहे हों, यह अवान्तर बात है, किंतु इसमें कोई शक नहीं कि अपने दौर के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि अज्ञे थे। प्रकृति का उतना बड़ा गायक कालिदास, भवभूति, पंत, निराला के बाद अज्ञे ही थे। इन सभी कवियों की शानदार परंपरा थी। अज्ञे निश्चय ही अविस्मरणीय हैं और हिंदी कविता में ऊंचा स्थान रखते हैं। प्रकृति काव्य अज्ञे की एक केंद्रीय वस्तु है। काफी काम इन्होंने किया है। प्रकृति के विभिन्न प्रवृत्तियों पर उन्होंने कविता की है। अषाढ़ वीणा में प्राकृतिक उपादानों तथा प्रकृति की नाना रूपात्मक छवि के चित्रण में चाक्षुष भाषा की वैविध्यपूर्ण बिंब मालिका प्रस्तुत की है। उन्होंने हरी घास, सागर, तट, नदी, रेत, पानी, चिड़िया, वन्य प्राणी, कली, पुष्प, पपीहा, ललाती सांझ, चदरीली चांदनी, काजल पुती रात, कतकी पूनो, इंद्रधनुष, छाया, लहर, झील आदि का ऐन्द्रजालिक चित्र खींचा है। और इसीलिए कृष्णा सोबती ने कहा है कि अज्ञे कवियों का कवि है। कवि की आधुनिकता, अकेलेपन, अनुभूति की प्रामाणिकता, क्षणवाद आदि संबंधी अपनी धारणा है और बाकायदा मजबूती के साथ इस धारणा को वे व्यक्त करते हैं। अज्ञेय सचमुच में राहों के अन्वेषी है। यह अन्वेषण हर क्षेत्र में सक्रिय है, चाहे प्रेम हो या क्रांति, साहित्य, कला, भाषा, शिल्प, कथ्य, हर स्तर पर वे तलाशते रहते हैं, खोजते रहते हैं। शेखर एक जीवनी में शेखर लगातार खोज में ही लगा है।
शेखर स्वतंत्रता की खोज में समाज और सत्ता से टकराता है। शेखर की इस तलाश पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि अज्ञेय का सामाजिक दृष्टिकोण अस्पष्ट है। नदी के द्वीप के भुवन के मुख से लेखक ने अपनी बात कही है, सब कुछ अधूरा है और ज्यों-ज्यों वह आगे पूरेपन की ओर बढ़ता है, नई अपूर्णताएं भी उसके आगे स्पष्ट हो जाती हैं। कितना बड़ा है जीवन, कितना विस्तृत, कितना गहरा, कितना पुराना, और उसमें व्यक्ति की ये छोटी छोटी इकाइयां प्रवाह से अलग, जो कोई अस्तित्व नहीं रखती, कोई अर्थ नहीं रखती, फिर भी संपूर्ण है, स्वायत्त है, अद्वितीय है और स्वतः प्रमाण है, क्योंकि अंततोगत्या आत्मानुशासित हैं, अपने आगे उत्तरदायी है। कई लोगों ने अज्ञेय के बारे में अलग अलग टिप्पणी की है, कुछ टिप्पणी देख लीजिए बड़े लोगों की। अशोक वाजपेयी कहते हैं कि बड़ा लेखक समय में ही नहीं रहता, बल्कि समय गढ़ता है, बनाता है और रचता है। मेनेजर पांडे कहते हैं कि अज्ञेय विशेष के सर्जक थे। उदय प्रकाश का मानना था कि अज्ञेय अंत तक वामपंथी थे। यह वामपंथ तभी से निरूपित होना शुरू हुआ जब से वे सक्रिय हुए। नागरिक अधिकारों से जुड़ा व्यक्ति, खादानों की खुदाई का विरोध करने वाला क्या वामपंथी नहीं है? उदय प्रकाश ने अज्ञेय को वामपंथी माना है और वामपंथी लेखकों और चिंतकों ने अज्ञेय पर हमला किया है। पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि अज्ञेय जैसे लेखक के यहाँ स्मृति और काल पर बहुत विचार हुआ है। स्मृति केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि उसमें भविष्य की कल्पना भी है। जाहिर है कि अज्ञेय बहुत बड़े कवि हैं, काफी बड़ा काम है और एक लंबी जो काव्य परंपरा है उनकी, उसमें वो जीते हैं। वो वस्तुतः कवि हैं और अन्य लोगों की तुलना में उनकी जो काव्य चेतना है वो बहुत समृद्ध है। आप लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी आप वीडियो देख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।